अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स का। तो आज हम यूनिट 1 के टॉपिक डिस्कस करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, और इसके रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो एरर को डिफ़ाइन हम इस तरह करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। अब एरर कितनी तरह का हो सकता है? एरर की हमारे पास टाइप्स जो हैं, दो टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर कौन सा है? ऐसा एरर जो सिस्टम की खराबी की वजह से आए, यानी इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम जिससे हम किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वो सिस्टम ही अगर ख़राब है तो उस वजह से जो एरर आ रहा है वो एरर है सिस्टमैटिक एरर। और वो एरर जो है ऑल वैल्यूज़ को अफेक्ट करेगा इक्वली, यानी कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही अगर ख़राब है तो उससे जितनी भी वैल्यूज़ मेजर की जाएंगी वो सारी ख़राब ही आएंगी, जो सब वैल्यूज़ को इक्वली अफेक्ट कर रहा होगा। ये किस वजह से हो सकता है? पोर कैलिब्रेशन हो सकती है, यानी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन या उस पर जो मार्किंग हुई है, मार्किंग जो है वो ख़राब हो सकती है, फॉल्टी हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर हो सकता है जो तमाम वैल्यूज़ को इक्वली अफेक्ट करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को, जो आपका ख़राब इंस्ट्रूमेंट है, उसको किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें और उसका फॉल्ट जो है उसको दूर कर लें। दूसरा जो एरर है वो है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर जो है ऑल वैल्यूज़ को इक्वली इफेक्ट नहीं करता, यानी आप एक इंस्ट्रूमेंट से एक ही लेंथ को अगर आप बार बार मेजर करें तो हर बार कोई थोड़ा बहुत डेविएशन वो शो करे, वो मेजरमेंट जो है, तो वो जो एरर होगा वो रैंडम एरर होगा। इनके हर बार थोड़ी बहुत वैल्यू जो है वो डिफरेंट आए, वो रैंडम एरर होगा। और इसका काज जो है अननोन है, नहीं मालूम है किस वजह से है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि एक जो क्वांटिटी है उसको बार बार मेजर किया जाए और उसके बाद उसकी एवरेज ले ली जाए। इस तरह ये एरर भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। एरर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो रिपीटेड मेजरमेंट और फिर एवरेज से वो एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? प्रिसिजन का मतलब है कि जो रीडिंग्स हैं, जो हमने एक इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं, वो रीडिंग एक दूसरे के कितना करीब हैं। हाउ क्लोज आर द रीडिंग्स विद ईच अदर। जितनी रीडिंग एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी, मोर क्लोजनेस होगी, मोर प्रिसिजन होगी। अब ये किस पे डिपेंड करती है? इसकी डिपेंडेंस क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या लीस्ट काउंट का दूसरा नाम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब जितनी लिस्ट काउंट कम होगी उतनी उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो है एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। जब वैल्यूज़ करीब करीब होंगी तो वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज होगा। यहाँ पे हम तीन इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। हम मीटर रॉड को, वर्नियर कैलिपर को और स्क्रू गेज को, इनको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मीटर रॉड की जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। अब जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है वो उतना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। अब चूंकि लिस्ट काउंट सबसे कम यहाँ पे स्क्रू गेज की है, तो इसलिए मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्क्रू गेज है। और इन तीन इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम जो लिस्ट काउंट है वो है, सबसे ज़्यादा लिस्ट काउंट जो है वो मीटर रॉड की है, इसलिए लीस्ट प्रिसाइज जो है मीटर रॉड है। यानी सबसे कम लिस्ट काउंट वाला स्क्रू गेज मोस्ट प्रिसाइज है और ज़्यादा लिस्ट काउंट वाला मीटर रॉड लीस्ट प्रिसाइज है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट का ऑर्डर दिया हुआ है, लिस्ट काउंट मीटर रॉड की सबसे ज़्यादा है, उससे कम जो है वर्नियर कैलिपर की है, और उससे कम जो है स्क्रू गेज की है। और प्रिसिजन का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, इससे ऑपोजिट ऑर्डर है। मोस्ट प्रिसाइज जो है वो स्क्रू गेज है कम लिस्ट काउंट की वजह से, उससे कम प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर है, और उससे कम प्रिसाइज मीटर रॉड है। यहाँ पे हम इन बातों को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो रीडिंग्स हैं, टू रीडिंग्स जो हमने मीटर रॉड से ली हैं। तो मीटर रॉड से ली गई टू रीडिंग्स है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर और 12.4 सेंटीमीटर। अब इनका हम डिफरेंस लें तो वो 0.1 सेंटीमीटर आता है। अब 0.1 सेंटीमीटर मीटर रॉड की लीस्ट काउंट भी है। तो
इस तरह इन रीडिंग्स का डिफरेंस या इनकी क्लोजनेस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, यानी मीटर रॉड की जो लीस्ट काउंट है उस पे इन रीडिंग्स की क्लोजनेस डिपेंड कर रही है, यानी इन रीडिंग्स की प्रिसीजन जो है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही है। अब लीस्ट काउंट मीटर रॉड की 0.1 सेंटीमीटर थी, इसलिए इनकी क्लोजनेस भी 0.1 सेंटीमीटर है। अब स्क्रू गेज की रीडिंग देखें तो स्क्रू गेज की रीडिंग है हमारे पास 12.535 और 12.534 सेंटीमीटर। इनका डिफरेंस देखें तो 0.001 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट भी 0.001 सेंटीमीटर ही है। तो स्क्रू गेज से मेजर करता जो वैल्यूज़ हैं इनका डिफरेंस भी स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के इक्वल है और उस पर डिपेंड कर रहा है। तो स्क्रू गेज की वैल्यूज़ देखें तो ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं क्योंकि इनका डिफरेंस जो है बहुत कम है, इसलिए स्क्रू गेज की वैल्यूज़ मोर प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। तो प्रिसीजन और लीस्ट काउंट का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। लीस्ट काउंट जितनी कम होगी उतनी प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी जो है ये एक डिफरेंट टर्म है, अब ये प्रिसीजन से डिफरेंट है। प्रिसीजन था कि वैल्यू जो है एक दूसरे के कितना करीब है, जबकि एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस है वैल्यूज़ की टू मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की जो क्लोजनेस है ये एक्यूरेसी है। अब ये किस पे डिपेंड करती है? इसकी डिपेंडेंस है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है हमारे पास लीस्ट काउंट आवर मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100 या लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 20 ± 0.1 सेंटीमीटर। अभी जो ±0.1 सेंटीमीटर साथ दिया हुआ है ये है लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे इसको मेजर किया गया। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है इस वैल्यू की, तो हम इसको लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं। लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं हम मेजर्ड वैल्यू से जो कि 20 है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस वैल्यू की आ जाती है 0.5%। अब एक्यूरेसी का रिलेशन क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसी प्रोपोर्शन से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। इन्वर्स रिलेशन बोथ का। अब एमसीक्यू हम डील कर लेते हैं कि एक मैस है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है 120 किलोग्राम है, तो हमने उसको मेजर किया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। अब एक वैल्यू हमारे पास आई 118.5 kg, 118.7 kg, 118.9 kg और 119 kg। तो इनमें से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? तो हम ये पढ़ चुके हैं कि क्लोजनेस एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी है। तो एक्चुअल वैल्यू के मोस्ट करीब कौन सी वैल्यू है? 119 kg, इसलिए डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब सवाल उठता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में कोई रिलेशन है? तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हैव नो रिलेशन विद ईच अदर, यानी कि एक प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट भी हो सकती है और एक्यूरेट नहीं भी हो सकती। एक एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किस तरह? अब देखें मीटर रॉड की यहाँ पे एक मेजरमेंट दी हुई है 20 ± 0.1 सेंटीमीटर मीटर रॉड से मेजर की गई है। तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकाली 0.5 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई 0.5%। जबकि इधर इस स्क्रू गेज हम देख लेते हैं तो स्क्रू गेज की मेजरमेंट है हमारे पास 20 ± 0.001 सेंटीमीटर, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकाली वो आई 0.0005%। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे लीस्ट काउंट मीटर रॉड की ज़्यादा है, इसका मतलब है ये लेस प्रिसाइज है, ये लेस
प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, जबकि जो स्क्रू गेज है इसकी लीस्ट काउंट चूँकि कम है इसलिए ये जो है मोर प्रिसाइज है, दिस इज़ मोर प्रिसाइज। अब एक्यूरेसी की बात कर लें तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.5% है, जबकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.005% है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिसकी कम है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो इस वैल्यू में एक्यूरेसी जो है वो भी ज़्यादा है, जबकि इस वैल्यू में एक्यूरेसी जो है वो भी इन कंपैरिजन टू स्क्रू गेज कम है। यानी मीटर रॉड की इस मेजरमेंट की प्रिसीजन भी स्क्रू गेज के मुकाबले कम है और एक्यूरेसी भी कम है, और इस स्क्रू गेज के मेजरमेंट की प्रिसीजन भी इससे मुकाबले ज़्यादा है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। इसका मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आगे हम रूल्स के साथ डील करते हैं कि फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के रूल्स जो हैं वो क्या हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात कर लें, अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम उनकी लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो हैं उनको ऐड अप कर देंगे। जैसे ये टू वैल्यूज़ हैं, 20.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर प्लस हो रही है 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इनको प्लस करने से 30.4 आ गया, और इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होगी 0.3 प्लस 0.1, तो ये 0.4 सेंटीमीटर टोटल अनसर्टेनिटी इसमें आ गई इस वैल्यू में। अब यही वैल्यूज़ अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, इनकी वैल्यू 10.2 आ जाएगी, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगेन ऐड अप होगी सब्ट्रैक्शन में भी, तो फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या टोटल अनसर्टेनिटी इस आंसर में 0.4 ही आएगी। तो मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन क्या क्या रूल है। मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हैं वो ऐड अप होंगी। जैसे 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर से, तो इस केस में टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड अप करनी है। तो हम फर्स्ट वैल्यू यानी 20 प्लस माइनस 0.3 की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, तो वो आ गई लीस्ट काउंट 0.3 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट 20 मल्टीप्लाई 100, तो 1.5%। इसी तरह सेकंड अमाउंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 0.2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, 2%। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में जो आएगी वो आएगी हमारे पास 3.5%। अब इन वैल्यूज़ को जो पीछे एग्जांपल हम डील कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल, इसी एग्जांपल में इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 200, और 200 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी, 3.5%। अब 3.5% 200 का कितना बनता है, तो 3.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 200, तो ये 7 आ गया, इसलिए फाइनल रिजल्ट के साथ हमने प्लस माइनस 7 लगा दिया, यानी कि 3.5% 200 का बनता है 7 सेंटीमीटर, जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी है इस रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट हम एक एमसीक्यूज डील कर लेते हैं। जो पावर है इज इक्वल होता है वर्क डन आवर टाइम टेकन। ये एक कंसेप्ट है, हर एमसीक्यूज कोई ना कोई कंसेप्ट देगा, आपने हर कंसेप्ट को और हर न्यू कंसेप्ट और फार्मूला शॉर्टकट को आपने जहन नशीन कर लेना है। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ एस और टाइम टी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की जगह एम ए पुट किया तो एम ए एस डिवाइडेड बाई टी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज उन्होंने दी हैं कि एम इज इक्वल 2%, एक्सेलरेशन ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है, एस की 4% एंड टाइम की 5%। तो टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करें पावर के अंदर। तो हमने क्या कि पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड अप होंगी, तो इन सब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड अप कर देना है। 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 14%। तो हमारा आंसर जो है वो 14% आ गया, ठीक है। ये नहीं करना कि डिवीजन दे के हम
जो नीचे बटे में जो टी है उसको माइनस कर दें, माइनस नहीं करना, वो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ केसेस में ऐड होंगी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। नेक्स्ट पावर रूल हम देख लेते हैं कि अगर वैल्यू के अंदर पावर इन्वॉल्व है, जैसे ये बी की पावर यहाँ पे दी हुई है 3, तो इस केस पे टोटल अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड होगी, पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी कि x इज इक्वल टू B3 है, अब b है प्लस b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, तो x के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू B3, हम पहले b की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, तो लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई 100 फार्मूला यूज़ किया, तो हमारे पास b के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 8%। ठीक है, अब पावर रूल क्या कहता है, पर टोटल अनसर्टेनिटी पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो हमने b की पावर जो थी वो 3 थी और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8 आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 3 24%, यानी x के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 24%, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि टोटल अनसर्टेनिटी पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी के इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक MCQs हम डील करते हैं कि x इज इक्वल टू AB स्केयर डिवाइडेड बाई C क्यूब इंटू स्केयर रूट D। अब इन्होंने सब वैल्यूज़ की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमें दी हुई हैं, तो हमने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है और पावर रूल भी अप्लाई करना है। तो b की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है और पावर 2 है, इसलिए b के लिए 3 टू द 6 हो गया। अब c की पावर 3 है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 4 है, तो 4 3 द 12 हो गया c के लिए, c के लिए 12 आ गया और b के लिए 6 आ गया। अब d के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6 है, जबकि उसकी पावर स्केयर रूट है, यानी 1/2 पावर है उसकी, तो पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.2 मल्टीप्लाई 6, तो ये d की 3 आ गई d के लिए, तो इन सब को हमने ऐडअप किया 23%, इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ये d की पावर 1/2 थी, वो 1/2 मल्टीप्लाई 6 परसेंटेज अनसर्टेनिटी और पावर मल्टीप्लाई तो वो 3 रह गया। इधर c के केस में 3 मल्टीप्लाई 4 वो 12 आ गया और b के केस में 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया 23%। अब अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, इनके वक्त के एक्सपेरिमेंट में वक्त हमने मेजर करना है, उसकी अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड करनी है, तो उस केस में किसी भी जो रिपीटिव फिनोमेना है उसका टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी वो बराबर होगा गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये फार्मूला है। अभी किस तरह फार्मूला यूज होगा ये देखते हैं हम। हमारे पास टाइम पीरियड है 100 वाइब्रेशन के लिए 20 सेकेंड और स्टॉप वॉच से मेजर किया जो एक्यूरेट है अप टू 1/10 ऑफ सेकेंड, यानी कि ये उसकी लीस्ट काउंट है 1/10 ऑफ सेकेंड। फाइंड टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है गिवन टाइम बटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी। टाइम पीरियड कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100 वाइब्रेशन है और लीस्ट काउंट 0.1 1/10 ऑफ सेकेंड 0.1 डिवाइडेड बाय 100 वाइब्रेशन, तो ये इसका आंसर आ गया। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लीस्ट काउंट के, जितनी लीस्ट काउंट ज़्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा आएगी, और क्योंकि लीस्ट काउंट भी बताते खुद एक अनसर्टेनिटी है इसीलिए लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है, और अनसर्टेनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी नंबर ऑफ वाइब्रेशन की, जितनी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी कम होती चली जाएगी रिजल्ट्स के अंदर। MCQs देख लेते हैं। एक रेडियस है उसका स्फीयर है 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है हमने वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमें दिया हुआ है तो पावर फैक्टर पावर रूल यहाँ पे यूज़ होगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली रेडियस के अंदर 0.5 लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट मल्टीप्लाई 100, तो 5% आ गई। पावर रूल अप्लाई किया, पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी 5 इज इक्वल टू 15%, आंसर आ गया। MCQs एक और है कि
R1 है, इनके रेजिस्टेंस है R1 20 प्लस माइनस 0.1 ओहम, R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 ओहम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल अनसर्टेनिटी रिजल्ट में कितनी होगी? R1 की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.1/20 मल्टीप्लाई 100 0.5%। R2 की आ गई 2%। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने यूज़ किया, तो इसमें R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया यहाँ से, उसका फार्मूला रीअरेंज करके। तो जो बटे में R1 और R2 थे, इनको हम फर्ज कर लेते हैं ये इक्वल हैं R डैश के। तो इनको ऐडअप करके हमने इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को भी साथ ऐडअप किया। एडिशन सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं। हमारे पास R डैश की वैल्यू ये आ गई। अब बटे में R1 R2 की जगह हमने R डैश को इधर पुट कर दिया। R1 R2 इज इक्वल थे R डैश के, और R डैश को इधर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज यू स्टैंड फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी R1 की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी R2 की प्लस करना है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी R डैश की। तीनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 3.5% आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और ये फार्मूला जो है R इक्विवेलेंट का, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, इसको भी नोट करके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, ये फार्मूलेज याद करने हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। और 10 की पावर अगर पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो, जैसे पॉजिटिव n है तो इसको मल्टीपल कहते हैं। अगर नेगेटिव हो पावर तो उसको सब मल्टीपल कहते हैं। और 1 लाइट ईयर जो है वो है 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर के इक्वल। और एक ईयर जो है उसके अंदर 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड्स होते हैं। और लाइट ईयर किसका जो है ये क्वांटिटी है, ये हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूनिट मीटर है। ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है लाइट ईयर, टाइम को ज़ाहिर नहीं करता लाइट ईयर, डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। और वैसे जो नॉर्मल ईयर है वो टाइम को ज़ाहिर करता है।